तो क्या ट्रंप ने ईरान को दिया हुआ आखिरी मौका भी खत्म कर दिया है? अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की 60 दिन की समय सीमा अब अपने अंत पर पहुंच चुकी है और तेहरान को साफ संदेश गया है कि बातचीत को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे यह डेडलाइन खत्म होने के करीब पहुंची है, वैसे वैसे पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की स्पीड बोट्स, अमेरिकी सैन्य निगरानी, ड्रोन गिराए जाने के दावे और दोनों पक्षों की बढ़ती बयानबाजी ये संकेत दे रही है कि हालात बेहद नाजुक मोड़ पर है। सवाल है कि क्या 2 महीने की कूटनीति किसी समझौते तक पहुंचेगी या फिर अब सिर्फ 24 घंटे बाद फैसला युद्ध के मैदान में होगा। ईरान की ये मॉस्किटो फ्लीट फाइटर जेट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को भी गिरा सकती है। इन बोट्स में 16 मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स हैं। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस हैं। मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है। मॉस्किटो फ्लीट के अलावा ईरान के पास ऐसे भी शिप हैं जो अचानक समुद्र में कई बोट को लॉन्च कर सकते हैं। ईरान का शाहिद सुलेमानी शिप 4 इंजन की मदद से 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इस जहाज में एक खास क्रेन सिस्टम लगाया गया है जिसकी मदद से कहीं भी दर्जनों स्पीड बोट लॉन्च किए जा सकते हैं। स्पीड बोट के जरिए कई मोर्चे से हमला कराया जा सकता है। ईरान के ऐसे हमले से अमेरिकी नेवी लाचार हो जाएगी। और हॉर्मुज में ईरान की लगभग 80 स्पीड बोट्स दिखाई दी हैं। ये सामान्य बोट्स नहीं है बल्कि IRGC की नौसेना से जुड़ी तेज रफ्तार अटैक बोट्स हैं। ये सभी बोट्स जंग के हथियारों से लैस हैं जिन्हें किसी भी समुद्री टकराव में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान के बीच डेडलाइन खत्म हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में इन बोट्स का एक साथ दिखाई देना पश्चिम एशिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। सैटेलाइट और निगरानी गतिविधियां भी तेजी से बढ़ी हैं। समुद्र में क्या हो रहा है, कौन सी बोट्स कहां मौजूद हैं और किस दिशा में गतिविधियां बढ़ रही हैं, इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। इन 80 स्पीड बोट्स की सैटेलाइट तस्वीर के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी कई और सैटेलाइट तस्वीरें और सैन्य निगरानी रिपोर्टें सामने आई हैं। और अब तीसरी खबर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का दावा है कि उसने कम से कम 2 ईरानी वन वे अटैक ड्रोन मार गिराए। अमेरिका का कहना है कि ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे। इन घटनाओं से साफ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर बड़े युद्ध का बारूद सुलगना शुरू हो गया है। अल अरेबिया की रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप ने मध्यस्थ देशों के जरिए तेहरान को साफ संदेश भिजवाया है कि बातचीत को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ईरान को जो फैसला लेना है उसे तुरंत लेना होगा। यानी 2 महीने से चल रही कूटनीतिक कोशिशें अब उस मोड़ पर पहुंच गई हैं जहां अगले कुछ घंटे युद्ध की पूरी दिशा तय कर सकते हैं। ईरान की यह बोट समुद्र में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इस पर 2 क्रूज मिसाइलें लोड हो सकती है। छोटी सी दिखने वाली यह बोट 700 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। ईरान जिसे मॉस्किटो यानी मच्छर कह रहा है, उसकी ताकत समझिए। ईरान के बोट्स पर नस्र मिसाइल, कोसार मिसाइल, कादर और जाफर जैसी मिसाइलों की तैनाती की गई। अब ईरान ने अपनी मॉस्किटो फ्लीट पर अबू मेहदी मिसाइलों की तैनाती कर दी। अबू मेहदी मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है और यह बेहद शक्तिशाली मिसाइल। ईरान के पास गादर क्लास की पनडुब्बी भी है जो बेहद छोटी है। ईरान की मॉस्किटो फ्लीट के बोट्स इन्हीं पनडुब्बियों के साथ हमला कर सकती हैं। बोट और पनडुब्बी दोनों से मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत पर हमले हो सकते हैं। बोट और पनडुब्बी की जोड़ी यूएस के युद्धपोत के लिए खतरा बन सकती है। अब देखिए बीते 60 दिनों में कैसे युद्ध विराम से लेकर बात एक नए युद्ध तक आ गई है। 28 फरवरी से शुरुआत कीजिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान पर 900 से ज्यादा बड़े हवाई हमले हुए और पूरे पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। इसके बाद 7 अप्रैल को अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनी और 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हो गया। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश शुरू हुई। 12-13 अप्रैल की देर रात 21 घंटे चली वार्ता के बावजूद कोई बड़ा समझौता नहीं हो सका। 14 अप्रैल को ईरान पर समुद्री दबाव बढ़ाते हुए अमेरिका ने नौसैनिक नाकेबंदी शुरू कर दी। मई का पूरा महीना डील के लिए ड्राफ्ट बनाने में निकल गया। ईरान की 24 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्तियां वार्ता की सबसे बड़ी बाधा बन गई। फिर 1 से 5 जून के बीच कूटनीति के साथ साथ सैन्य टकराव फिर से बढ़ने लगा। कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले हुए। यूएस ने भी केश द्वीप और सिरिक के ईरानी रडार उड़ा दिए। और अब 7 जून 2026 ट्रंप की 60 दिन की समय सीमा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। सवाल है कि अब आगे क्या नई डील होगी या फिर टकराव का अगला चरण शुरू होगा। और समंदर में ईरान की नाकाबंदी जारी है, लेकिन ट्रंप अपने प्लान में नाकाम होते नजर आ रहे हैं। ब्लॉकेड के जरिए ट्रंप की कोशिश ईरान की रसद आपूर्ति काटना था,
ताकि संसाधनों के अभाव में ईरानी जनता के आक्रोश को भड़काया जा सके। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कोई संकेत नजर नहीं आता, जिसकी वजह है कि ईरान का सीक्रेट सप्लाई रूट, इसके जरिए होर्मुज के रास्ते ईरान की रसद आपूर्ति अब भी जारी है। और ऐसा तब हो रहा है जब समंदर के इस हिस्से में अमेरिकी नौसेना की जबरदस्त तैनाती है। मुस्तफा का यह सीक्रेट रसद आपूर्ति रूट क्या है और कैसे ईरानी जहाज अमेरिकी नौसेना की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। दावा है कि ईरान ने नाकाबंदी की काट निकाल ली है। हॉर्मुज के रास्ते सामान ईरान पहुंच रहा है। हालांकि सामान लेकर जहाज सीधे ईरान नहीं जा रहे, बल्कि ये जहाज इराक के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। यहाँ से माल सड़क और नदियों के रास्ते ईरान के अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। ईरान ऐसे जहाजों से माल मंगवा रहा है जिनके ईरान से सीधे कोई कनेक्शन नहीं। इन जहाजों पर उन देशों के झंडे इस्तेमाल हो रहे हैं जिनके अमेरिका के साथ संबंध ठीक है। ये जहाज अपनी मंजिल ईरान की जगह इराक बंदरगाह दिखाते हैं। और ईरान की रसद को लेकर जहाज ओमान की खाड़ी से होते हुए होर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद यूएई के बंदरगाहों पर पहुंचते हैं। माल ईरान का होता है, लेकिन ये अपनी मंजिल इराक दिखाते हैं, जिसके चलते इन्हें अमेरिकी नौसेना आगे जाने देती है। इसके बाद से जहाज होर्मुज पार कर फारस की खाड़ी में पहुंचते हैं और यहां से होते हुए इराक के कसर बंदरगाह पर लंगर डालते हैं। और इसके बाद शुरू होता है असली खेल। यहां से माल ईरान पहुंचाया जाता है, जिसके लिए दो रास्तों का इस्तेमाल होता है। पहला है सड़क मार्ग। इन जहाजों से माल को बड़े बड़े ट्रकों में लोड किया जाता है। ये ट्रक इराक के बंदरगाह से सड़क मार्ग के जरिए सबसे पहले बसरा पहुंचते हैं। बसरा के बाद ट्रकों की अगली मंजिल शालमचे बॉर्डर क्रॉसिंग होती है। बॉर्डर क्रॉसिंग को पार कर ट्रक ईरान के खुर्रम शहर पहुंचते हैं, जिसके बाद ये अलग अलग ईरान के शहरों की तरफ मुड़ जाते हैं। इराक से माल सप्लाई का दूसरा रूट नदी के रास्ते तैयार किया गया है। इराक के तट पर मौजूद कार्गो शिप से सामान छोटी छोटी बोट्स में शिफ्ट किया जाता है, जिसके बाद ये बोट शत अल अरब नदी के रास्ते होते हुए ईरान के खुर्रम शहर तक पहुंचती है, जहां से बोट्स में मौजूद रसद ट्रकों में शिफ्ट होता है और ये ट्रक इराक के अलग अलग शहरों की तरफ मुड़ जाते हैं। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मुज में दो शिपिंग लेन थी। पहली इनबाउंड लेन, जिससे फारस की खाड़ी में जहाजों की एंट्री होती थी, और दूसरी आउटबाउंड लेन, इससे शिप फारस की खाड़ी से एग्जिट करते थे। ईरान युद्ध के बाद हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल। ईरान ने इन दोनों शिपिंग लेन के रास्ते पर समुद्री माइन बिछा रखी, जिसकी वजह से इन लेन से गुजरना बेहद खतरनाक है। ईरान ने यहाँ दो नई शिपिंग लेन तैयार की हैं। ये लेन भी इनबाउंड और आउटबाउंड की तरह है। इनके जरिए फारस की खाड़ी में एंट्री और एग्जिट होती है। इन्हें लारक द्वीप और बंदर अब्बास के पास बनाया गया है, लेकिन यहाँ से सिर्फ ईरान की मर्जी से और टोल टैक्स चुकाकर ही निकला जा सकता है। इसके जवाब में अमेरिका ने अपनी शिपिंग लेन तैयार की। हालांकि ये डबल नहीं बल्कि सिंगल लेन, एक बार में एक ही जहाज यहाँ से गुजर सकता है। इस लेन को ओमान के समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल पास बनाया गया है। ये ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के करीब से होकर गुजरती है। इस लेन से गुजरने वाले छोटे जहाज यूएई के बंदरगाहों पर भी रुकते हैं। तो कैस्पियन सागर चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, यानी जमीन से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ कुल 5 देश रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान मौजूद है। जमीन से घिरा होने की वजह से यहां अमेरिकी सेना नाकाबंदी नहीं कर सकती और यही वजह है कि ईरान अनाज और रोजमर्रा से जुड़ी दूसरी अहम चीजों के लिए इस समंदर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें रूस उसकी मदद करता है। रूस के आस्त्रखन बंदरगाह और ईरान के बंदर अंजाली बंदरगाह की अगर बात करें तो यहां पर मौजूद है और रूस ईरान को अनाज और रोजमर्रा से जुड़ी दूसरी अहम चीजों के लिए न केवल मदद कर रहा है, बल्कि ईरान उसकी मदद से समंदर का इस्तेमाल कर रहा है। पहला, ईरान से तेल सप्लाई रोककर उसकी बची हुई अर्थव्यवस्था को खत्म करना। दूसरा, ईरान में जरूरी सामानों की सप्लाई रोककर अव्यवस्था फैलाना, ताकि जनता शासन के विरोध में सड़कों पर उतर आए।